हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टर्म एंट्रोपी एज वेल एज एंट्रोपी चेंज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉन्टेनिटी एंड द एंट्रोपी चेंज। आपको याद होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं उससे आगे। इससे पहले कि हम लोग देखें नेक्स्ट टर्म अपना क्या है, हमें एक और एग्जांपल लिखना पड़ेगा so that you can very clearly understand the concept of entropy change and what is meant by spontaneity. I think in the previous lecture we have taken the second law also. तो second law का जो होता है statement आपको याद होगा। Yes, the entropy of the system and its surrounding. So we have to say that total entropy of the universe, it always increases in the spontaneous process. This is nothing but the second law of thermodynamics in terms of entropy. So अगर देखा जाए, अगर हमने ये लिखा इसका modified form और अगर हमने ये लिखा second law in terms of entropy, तो शायद I write the second law as delta S total. Yes, total entropy change, that is delta S of system plus delta S of surrounding, and this will be always greater than 0. This is the statement of the second law of thermodynamics in terms of entropy. Total entropy of the system and its surrounding always increases in the spontaneous process. मतलब अगर ये दोनों का एंट्रोपी मिलाकर डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर ज्यादा होगा 0 से, तो हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? Yes, that is nothing but a spontaneous process. Let's see one example. Just imagine that there is a one reaction. For example, लिखिए H2 gaseous combines with O2 gaseous, it gives H2O liquid. 2 moles of H2 gaseous combine with 1 mole of oxygen gaseous to give, yes, how many moles here? 2 moles of H2O liquid. Suppose this is the reaction, and for this reaction you know that the delta S value, मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर के एंड में I told you the value of delta S also. Delta S for this reaction is minus 327 joules per Kelvin. I think so. This is the value of delta S. देखिए, I think in the first or second lecture I told you that हमें जो भी सोचना है सिस्टम के बारे में सोचना है। सिस्टम के पास क्या आ रहा है, I mean हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और या फिर सिस्टम से क्या बाहर जा रहा है, वापस वही मतलब हीट है या फिर व्हाटएवर द चेंजेस, तो सिस्टम के बारे में सोचना है। तो यहाँ का ये जो डेल्टा एस जो है, दिस डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के लिए ये है सिंबल, बट ये जो लिखा है नीचे सिस्टम, इसको हम इसके बाद नहीं लिखेंगे। आई रिपीट, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ना लिखते हुए उससे बस हम डेल्टा एस ही लिखेंगे। तो डेल्टा एस का मतलब, यस, इट इज नथिंग बट एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर system. Henceforth, this thing you have to note down properly. Okay? तो चलिए, ये ऊपर मैंने लिखा है इक्वेशन, इसके लिए डेल्टा एस का वैल्यू मैंने लिखा है, यस, वो वैल्यू है minus 327 joules per Kelvin. Now, for the same reaction, the value of delta H, it is equal to delta H is equal to
-572 किलो जूल्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या हुआ यहाँ पे? इट्स अ एंथैल्पी चेंज। And this both this value of delta S as well as delta H. Delta S का वैल्यू क्या लिखा मैंने? -327 joules per Kelvin. Remember, all these values are at 298 Kelvin. So the temperature will be same, that is equal to 298. अभी देखिए हमें तो फाइंड करना है डेल्टा एस टोटल का वैल्यू। ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, यस। अभी यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो हमको पता है, ये वैल्यू है -327 जूल्स पर केल्विन, यस। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू क्या है? देखिए डेल्टा एस का वैल्यू है -327, तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्मूला डेल्टा एच अपॉन टी। यस, सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज निगेटिव, तो जो भी यहाँ पे दोनों देखिए दोनों वाले यहाँ पे निगेटिव है। अभी यहाँ पे देखोगे ना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज हाउ मच? इट्स -572। सो सराउंडिंग जो भी हीट देगा सिस्टम, आपको पता होगा डेल्टा एच का वैल्यू जब भी होगा निगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -572 माइनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सिस्टम के लिए। लेकिन अगर सिस्टम से हीट जाएगा तो जाएगा कहां पे? जाएगा सीधा सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? करेक्ट वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। यहां पे वैल्यू क्या है? -572। ये वैल्यू किसके लिए है? सिस्टम के लिए है। लेकिन यही हम वैल्यू अगर देखोगे, ये वैल्यू हम लेंगे सराउंडिंग के लिए, क्या लेंगे? यस, इट्स पॉजिटिव, दैट्स व्हाई देयर इज अ डेल्टा एच। तो ये मैं करा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। आपको याद होगा डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है, इट्स क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू क्या होता है? यस, क्यू मतलब क्या है? हीट एब्सॉर्ब, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम बोलेंगे तो आपको याद होगा, देखिए ये थर्मोडायनामिक्स टॉपिक ऐसा है कि आपको पिछले सब टॉपिक मतलब सब लेक्चर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा आप अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा एच क्या होता है? इट्स नथिंग बट एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इजंट इट? तो चलो अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच हाउ मच हियर? यस, वैल्यू इज 572, बट रिमेंबर इट्स किलो जूल, हमें लेना पड़ेगा जूल में। तो इसके लिए हमें 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो टी दिया है यहाँ पे, टी मतलब क्या है? टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? देखिए टेम्परेचर है 298, so this value we have to take here, so 298. Okay, you have to solve this. I think on solving this you will get the value here 1919 joules per Kelvin. This is the value of delta S of surrounding. Am I right? Just calculate. ठीक है, तो अगर हमने यहां पे फाइंड किया है, अभी इसके बाद डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू तो हमको मिल गया, ये है 1919। डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है, वो है -327। तो चलिए हम फाइंड करते हैं ये इक्वेशन। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। मैंने लेकिन कहा आपको कि इसके बाद हम सिस्टम को नहीं लिखेंगे, हम उसको सिर्फ डेल्टा एस लिखेंगे, रिमेंबर? ओके, सो डेल्टा एस दैट इज हियर विल बी डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो चलिए क्या वैल्यू है इसका? वैल्यू है -327। ये ऑलरेडी जूल्स पर केल्विन में है। ये जो वैल्यू है कहां का? देखो हमने यहाँ पे जो वैल्यू मिला है
ऊपर का वैल्यू था जूल्स में, नीचे का वैल्यू था केल्विन में, इसलिए यहाँ पे दिया है जूल्स पर केल्विन. So the value will be here 1919, isn't it? Its value is again in a joules per Kelvin. Even this value also in a joules per Kelvin. तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? Yes, you find the value here. I think value will be here 1592. ये आना चाहिए डेल्टा एस टोटल का वैल्यू. दिस वैल्यू will be again in joules per Kelvin. This is the value of delta S total. If you see it properly, you will come to know that the delta S total value is, it's a positive value. So delta S total का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ spontaneous reaction. Don't forget, write this. So in this way, we can predict whether the given reaction is spontaneous or not at a given temperature. So delta S total की अगर हम बात करेंगे, delta S total अगर है greater than zero, then the reaction is spontaneous. Condition number 1. Condition number 2, delta S total if less than zero, the reaction is non-spontaneous. Condition number 3, if delta S total is equal to zero, then we have to say that the reaction is at equilibrium. So these three conditions we have to remember always while solving the numericals. यही एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप भी चाहिए तो उसको वापस लिख लो एक बार. नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एक चीज को समझना होगा हमको. ओके, यूनिट्स देख लीजिएगा. किलो जूल्स, अभी यहाँ पे कैसा था? किलो जूल था, तो हमने इसको क्या कर लिया? जूल में कर लिया है. सो दिस कन्वर्जन वी हैव टू डू इट प्रॉपरली. जल्दबाजी नहीं करना है, हमें प्रॉपरली नोट डाउन करने का है चीजों को. तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो देख लिया आपने कि किस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड किया डेल्टा एस टोटल की, और हमने बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, फिर अभी हम देखते हैं कि गिब्स एनर्जी का टर्म कैसे आया. एक्चुअली गिब्स एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी हम लोग कहते हैं. Gives free energy. It is having the symbol capital G. Actually, we have just find the value of delta S total and we said whether the reaction is spontaneous or not. But every time we have to find the value of delta S total, we are interested for the system perspective only, as I said earlier. म्हणजे आपण जो विचार करणार आहोत हा फक्त आपण डेल्टा एस आय मीन डेल सिस्टीमचा साठी विचार करतो आहोत. सो वी नीड टू फाइंड द value for the system perspective. That's why there is a need that there must be certain property of the system which can determine or which will say that the whether the reaction is spontaneous or not. तो इसीलिए ये नया आना था यो प्रॉपर्टी, that property that will decide whether the process is spontaneous or not, and it is nothing but Gibbs free energy. Actually, the scientist J.W. Gibbs, इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हमें.
तो क्या होता है गिव्स एनर्जी, बताया आपको सिंबल तो उसके लिए होता है जी। सी गिव्स फ्री एनर्जी, it is the maximum amount of energy, the maximum amount of energy available to the system which can be converted into useful work. Yes, it is the maximum amount of energy available to the system which can be converted into useful work. सिस्टम के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है जिससे वो वर्क परफॉर्म करता है सराउंडिंग के ऊपर। मे बी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो एक्सपेंशन का। जब भी एक्सपेंशन होगा तो हम कहते हैं सिस्टम हैज परफॉर्म सम वर्क अगेंस्ट surrounding. So it is nothing but the maximum amount of energy available to the system which can be converted into useful work. Usually this G, I mean Gibbs energy, can be given by the formula G is equal to H minus Ts. This is the formula to calculate Gibbs energy, where G is equal to Gibbs free energy, H is nothing but enthalpy, T is the temperature usually expressed in Kelvin, and you know that S is nothing but known as entropy. Again, Gibbs free energy is a state function. You know that. It's very easy to find the value of delta G as well. Delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta G kinetism gives free energy change is equal to delta H is enthalpy change at constant pressure, T absolute temperature, and delta S, now you know that it's a change in entropy. Actually, this equation is also known as Gibbs Helmholtz इक्वेशन। शायद ये आपकी बुक में दिया है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बुक में शायद ये डेफिनेशन भी दिया नहीं होगा आपका। ये डेफिनेशन जो लिखा है मैंने गिव्स फ्री एनर्जी का, बट दिस गिव्स फ्री एनर्जी टर्म इज वेरी मच यूजफुल फॉर अस। ओके, सो डेल्टा जी का वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं, वी कैन से हियर कि अगर डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी के बारे में हम ये करेंगे, जितना सिस्टम का एनर्जी खर्च होगा, if delta G is less than 0, in that case we have to say that the reaction is spontaneous. So delta G is less than 0, then the reaction is said to be spontaneous. When delta G is greater than 0, then the reaction is said to be non-spontaneous. And when delta G is equal to 0, then we have to say that the reaction is at equilibrium. So this is again the condition that we have to understand कि कब होता है spontaneous process और कब होता है non-spontaneous process. डेल्टा जी इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जब भी होगा नेगेटिव लेस देन 0 तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी खर्च होगा तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, नाउ वी हैव टू सी वन मोर थिंग इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस। मैं इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन मैंने नीचे लिखा है, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। One more equation, you know that delta S of total is equal to delta S of system plus delta S of surrounding। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि डेल्टा एस सिस्टम के लिए आप डेल्टा एस ही लिखेंगे हमेशा, सो दैट वी हैव टू रिमूव। तो यहाँ पे ये दो लिखते हैं हम लोग सिस्टम नीचे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, आपको पता है ये सब टर्म्स क्या है। मैं चाहिए तो इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। सो इज द इक्वेशन नंबर 2 nothing but delta S total value. Delta S total means including system as well as that of the surrounding. Okay, तो सोचिए if delta H is enthalpy change for the system, then for surrounding it will be माइनस डेल्टा एच। क्योंकि डेल्टा एच के लिए अगर वो वैल्यू है, आई मीन सिस्टम का वैल्यू अगर है डेल्टा एच है जो कि पॉजिटिव है, वही जाके वो वैल्यू क्या होगा सराउंडिंग के लिए वहां नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम से जाएगा सराउंडिंग में। सो इन दिस मैनर, तो सोचिए अगर मुझे लिखने का है फॉर्मूला डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए, सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए क्या फॉर्मूला आएगा फिर, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, इजंट इट। चलिए मैं इसे कहूंगा इक्वेशन नंबर 3। यस, तो नाउ जस्ट सी क्या होगा इक्वेशन 2 का। देन इक्वेशन 2 कैन बी written as delta S total is equal to, बोलिए, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो मैंने लिखा है, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग का जो वैल्यू है, देखिए क्या वैल्यू है सराउंडिंग का यहाँ पे, यस, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। कुछ नहीं किया है मैंने, देखो इक्वेशन 2 और 3 से मैंने वैल्यू लिखा है, देखिए डेल्टा एस टोटल यहाँ पे है, डेल्टा एस सिस्टम तो वैसे लिखा है, जो वैल्यू है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का, ये बस वैल्यू मेरे यहाँ पे ये पुट किया है। ठीक है, आया समझ में? ये जो डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू है इधर का, ये मैंने इधर पुट कर दिया है, वो वैल्यू है माइनस डेल्टा एच अपॉन। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टी, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय कैपिटल टी, तो क्या आएगा, टी डेल्टा एस टोटल, टी डेल्टा एस, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस डेल्टा एस, क्योंकि टी यहाँ पे हो जाएगा कट, बस इतना ही बचेगा। ये हमने लिखा है सराउंडिंग के लिए। फॉर सिस्टम, ये यहाँ पे क्या आएगा, यस, दिस इक्वेशन यू नो टी डेल्टा एस ऑफ टोटल is equal to t delta s and minus this value is you know that delta h। अभी अगर हमने यहाँ पे ये वैल्यूज अगर हमने लिए, इससे पहले कि मैं आगे पे कंटिन्यू करूं, आप यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ तक जो भी आया है इतना पूरा लिख लीजिएगा, सो दैट आई विल कंटिन्यू देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन देयर these things। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है टी डेल्टा एस टोटल का,
ये यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, but this if this T delta S total is expressed as a property of system, then we have to rearrange the terms. If T delta S total is expressed as the property of system, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो इसको मुझे करना पड़ेगा रीअरेंज टर्म को, क्योंकि इसके लिए हो जाएगा फिर वैल्यू टी डेल्टा एस टोटल वैसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू ये जो है डेल्टा एच हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, सो आई हैव राइट हियर डेल्टा एच, ये आ जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे और ये टर्म हो जाएगा निगेटिव, सो आई हैव राइट हियर माइनस टी डेल्टा एस। यस, जो पहले टर्म था कौन सा था पहले टर्म? यस, डेल्टा एच पहले था निगेटिव, वहां पे जाके हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने रीअरेंज किया है टर्म्स को, रीअरेंजिंग द टर्म्स। देखिए इस इक्वेशन को मैं एक कहूंगा इक्वेशन नंबर 4, आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन लिखा था गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा था। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, देखिए यहाँ पे भी डेल्टा एच है, यहाँ पे डेल्टा एच है, सो you can see the RHS side is equal, so we can write from equation, देखिए पहले मैंने ऊपर लिखा था इक्वेशन को, this is nothing but equation number 1, so from equation 1 and 4 we have to write that delta G is equal to, yes, T delta S total, this is the value of delta G, understand? So in this manner delta G हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। So remember this thing only, डेल्टा एस टोटल का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए यस लेस देन 0, then the process is spontaneous. Number 2 condition, if delta S total is yes less than 0 and delta G is greater than 0, the process is non-spontaneous. Okay, and the third condition is that delta S total is equal to 0, delta G is also equal to 0, then the process is said to be at equilibrium. Okay, so this condition we have to remember. Okay, अभी इसके बाद हमें इक्वेशन प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, लेकिन जगह मेरे लिए यहाँ पे कम पड़ेगी, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखिए एक बार वापस थोड़ा सा, और ताकि मैं उसको मिटा दूंगा वापस से। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। थोड़ी जगह बची है तो यहाँ पे लिखे थे, डोंट वरी। तो द क्वेश्चन इज हियर, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस or not from the free energy? Question, how to predict whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous? देखिए इसके लिए है हमारे पास केस,
case 1, the formula you know that delta G is equal to delta H minus T delta S. केस नंबर 1 में मैं कहूंगा डेल्टा H का वैल्यू है निगेटिव, T डेल्टा S का वैल्यू है यहां पे पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों कंडीशन है फेवरेबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो देखते हैं क्या आएगा, डेल्टा जी का वैल्यू फिर क्या आएगा। देखिए निगेटिव माइनस यहां पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा जी का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा निगेटिव। डेल्टा जी का वैल्यू आएगा निगेटिव, मतलब प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस। केस 2 डेल्टा एच का वैल्यू है समझिए पॉजिटिव, टी डेल्टा एस का वैल्यू है निगेटिव, एंड बोथ दिस कंडीशंस they are not favorable or they are favorable for non-spontaneous reaction, they are not favorable for the spontaneous reaction में। तो ऐसे में अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू बोले क्या आएगा, डेल्टा एच का वैल्यू आएगा यहाँ पे है पॉजिटिव माइनस यस टी डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए दिया है निगेटिव। सो डेल्टा ये वैल्यू डेल्टा एच का है पॉजिटिव, टी डेल्टा एस का वैल्यू कौन सा है निगेटिव। तो ऐसे में जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा वैल्यू, ऑब्वियसली माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आना चाहिए डेल्टा जी का पॉजिटिव, मींस द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आपकी बुक में ये सब कुछ शायद दिया नहीं होगा, लेकिन किस तरीके से आया डेल्टा जी का वैल्यू मालूम होने के बाद हम कैसे करेंगे प्रेडिक्ट, ये बताया है मेरे पास। तीसरा कंडीशन केस 3 तो बहुत इजी है। देखिए जब डेल्टा व्हेन द प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, दैट एट दैट कंडीशन देयर विल बी जीरो वैल्यू फॉर डेल्टा जी। तो कैसे आएगा आप लोग आराम से भी निकाल सकते हो, तो डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगा। अब आप इसको लिख लीजिएगा, ओके, देन द नेक्स्ट डेरिवेशन and I think the last derivation of the chapter will remain only. So kindly note down all these things properly in your notebooks. Then the next term is a relation between standard free energy change and equilibrium constant. Now see, there is equation for the Gibbs energy change, and the equation can be given by, we know that delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. This is the equation for the Gibbs free energy change. देखिए इस इक्वेशन में where डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर डेल्टा जी बताए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब वही यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, कंडीशंस होंगे स्टैंडर्ड, क्या होता है मतलब उसका, टेम्परेचर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए 1
it should be equal to 298 Kelvin and the pressure should be equal to 1 atmospheric pressure. So उसको हम लोग बोलते हैं standard condition. It is the conditions of the system. Generally temperature होता है 298 Kelvin and pressure होता है 1 atmosphere and the reactants as well as products, all of them must be in their standard state only. और वो क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. तो ये है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. R is मोलर गैस कांस्टेंट. आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, मोलर गैस कांस्टेंट. T is nothing but absolute temperature and this Q, you must be knowing about the Q. Q is nothing but a reaction question. Reaction question. Yes. Now this term, now reaction question term ये आपका पिछले साल हुआ in the topic chemical equilibrium. पता है क्या होता है reaction question? Consider, I will tell you now the meaning of this Q. The reaction, A moles of A react with B moles of B to give suppose small c moles of C and D moles of D. ये है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इसके लिए मुझे अगर लिखना है Q का वैल्यू रिएक्शन क्वेश्चन, तो अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू स्मॉल c, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू स्मॉल d डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू स्मॉल a and B raised to small b. ये आएगा QC. QC मतलब reaction question when the molar concentration terms are used. ये होता है reaction question. और यहाँ पे ये जितने भी है molar concentration terms, ये terms है before the equilibrium is reached. तो Q ये जो भी है ना C, ये है molar concentration of C, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डी का यहाँ पे जो आएगा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. जनरली वही होगा यहाँ पे भी, मतलब बट ऑल दीज कॉन्सेंट्रेशंस मस्ट बी बिफोर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. दैट्स व्हाई दीज आर द मोलर concentration terms and hence we are trying here QC. C for yes concentration. But in case of gases, यहाँ पे आएगा QP. Yes, gases के लिए अगर हम बात करेंगे, then we have to use the partial pressure terms. So here QP is equal to partial pressure of C raised to small c, partial pressure of D raised to small d divided by partial pressure of A raised to small a, partial pressure of B raised to small b. ये है QP का वैल्यू. ये सब है इनके पार्शियल प्रेशर. यस, तो लास्ट ईयर में अगर आपको याद नहीं है तो एक काम कीजिए, आप देख लीजिए वो टॉपिक वापस. आपके पास टेक्स्ट बुक तो होनी चाहिए 11th साइंस में. इसमें आपको पता होगा QC और QP क्या है. अगर नहीं पता हो तो एक बार देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारा वक्त है अभी. सो प्लीज फाइंड दिस वैल्यूज हियर. तो ये जो यहाँ पे QP है ये भी है रिएक्शन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किए हैं पार्शियल प्रेशर. और जो है QC यहाँ पे हमने इसको लिए है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ये हमें यहाँ पे लिखा है फिर Q. सो Q मैंने लिखा है इन जनरल, आइदर दिस Q मे बी QC और दिस Q मे बी QP ऑल्सो. ओके, तो ये मैंने बोला कि ये सब जो होते हैं ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म बट बिफोर द इक्विलिब्रियम. ये है पार्शियल प्रेशर बट बिफोर द इक्विलिब्रियम. बट एट इक्विलिब्रियम
चाहिए तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, बेटर। बट एट इक्विलिब्रियम पता है क्या होगा? यस, एट इक्विलिब्रियम अभी देखा हमने डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 0। कुछ देर पहले मैंने लिखा था बोर्ड पे, डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0, और जो है वैल्यू यू नो दैट Q इज इक्वल टू K। कब? जब ये सब कॉन्सेंट्रेशंस आएंगे मतलब रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो Q ही K कहलाएगा। Q will be K when these concentrations are at equilibrium. This QP also said to be KP when these partial pressures are at equilibrium. तो Q क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन। K क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन Q और K दोनों सेम ही रहेंगे जब वो इक्विलिब्रियम रहेगा तब। So now let's do one thing from equation 1, या फिर putting this value, putting these values in equation 1, क्या मिलेगा? 0 डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, जो वैल्यू था यहाँ पे डेल्टा जी का मैंने पुट कर दिया है इसको 0, बाकी तो मैंने जो क्यू था वहां में मैंने लिखा है के। तो ये इक्वेशन मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज है डेल्टा जी के और क्यू के में यहाँ पे पुट कर दिया है। नाउ जस्ट डू वन थिंग, डेल्टा जी नॉट तो इधर ही रहे दो, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा यस माइनस आर टी एल एन के। एल एन का मतलब जानते हो आप लोग, इट्स अ लॉग टू द बेस ई, राइट? सो लॉग टू द बेस ई ऑफ के। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि हम लोग इसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? यस, हमें चाहिए log टू द बेस 10। तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस, मतलब ये मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2.303 से। सो 2.303 RT log to the base 10 of K, and this is the value of standard Gibbs free energy change। ये फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि देखो फॉर्मूला टू चेंज log to the base e to the log to the base 10, we have to multiply log to the base 10 by 2.303। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इक्वेशन आएगा। डेल्टा जी नॉट मतलब मालूम है यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आर मोलर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So in this way delta G naught value we have to find out. So this is the relationship between standard Gibbs free energy change and equilibrium constant. Kindly note down all these things properly. That is the end of the theory part. मैंने कहा है आपसे कि ये जितने भी अभी थ्योरी में हमने देखे हैं कुछ फॉर्मूला, ये फॉर्मूले सब आप एक जगह पे लिखो, एक पेज पे लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कुछ अगर बचा है तो हम उसमें मतलब नेक्स्ट लेक्चर में से कॉल करेंगे, डोंट वरी, बट ओनली आई विल सजेस्ट वन थिंग टू यू, ऑल द फॉर्मूले यू हैव टू राइट एट वन प्लेस। हेडिंग देना है आपको, लिखना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और जितने लेक्चर्स हमें अब तक लिए हैं, आई थिंक 13 लेक्चर्स वी हैव टेकन फॉर दिस चैप्टर। थोड़ा इनको जरा देख लीजिए एक बार वापस, हो सके तो। और अगर आपने नोट डाउन कर लिया है नोटबुक में तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको एक पेज पे इनको लिखने का है अंडर द हेडिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले वहां पे मिल जाएंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट you can contact me, I mean you can ask me. yes, तो डेल्टा जी नॉट ये फॉर्मूला है। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, गुड बाय।